हेलो गाइस, ये है हमारी धरती और ये तो हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी के बाहर स्पेस है जो बेहद ही घना और अंधकार से घिरा हुआ है। इसी स्पेस में धरती से दूर बहुत सारे प्लैनेट्स, मून्स और एस्टेरॉयड्स हैं जो सूरज का चक्कर लगाते हैं और इसी स्पेस में हमारी धरती के एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट चंद्रमा के साथ साथ अनेकों ऐसे सैटेलाइट हैं जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, जिससे धरती पर सूचनाओं और प्रसार का काम होता है। पर क्या आपने कभी ये सोचा है कि पृथ्वी के आसमान से कितनी दूरी पर जाने के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत होती है? क्या इसका कोई ओर या छोर या फिर कोई सीमा है? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल के जवाब को जानेंगे कि पृथ्वी के आसमान से कितनी दूरी से शुरू होता है अंतरिक्ष। तो देर किस बात की, आइए शुरू करते हैं इस रोमांचक वीडियो को। तो गाइस, पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की दूरी जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि अंतरिक्ष क्या है और ये कैसा दिखाई देता है। तो गाइस, पृथ्वी पर सूरज की रोशनी की वजह से हमें अंतरिक्ष दिखाई नहीं देता, लेकिन रात होने पर आसमान में हजारों तारे दिखने लगते हैं। वैसे तो ये तारे दिन के समय में भी आसमान में ही होते हैं, पर सूरज की रोशनी की वजह से हमें क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। वैसे अगर बात करें अंतरिक्ष की, तो ये हमारे धरती से दूर वो आकाशीय क्षेत्र है जहाँ पर सभी सेलेस्टियल बॉडी, सभी के सभी ग्रह, उपग्रह और तारे मौजूद होते हैं। यहाँ आकाशीय क्षेत्र से मतलब ये नहीं है कि अगर हम ग्रहों और तारों को साइड में रख दें तो ये पूरी तरह से खाली है, जैसा कि पृथ्वी पर मौजूद आकाश पूरी तरह से खाली है, बल्कि अंतरिक्ष वो जगह है जहाँ तारों, ग्रहों के अलावा कम घनत्व वाले गैसीय पार्टिकल्स होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम के कण शामिल हैं। साथ ही साथ इन खाली जगह यानी स्पेस में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी भी फैली हुई है, जो ब्रह्मांड का सबसे बड़ा रहस्य है। पर धरती के आसमान से कितना दूर है अंतरिक्ष, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। पृथ्वी की संरचना कुछ ऐसी बनी हुई है कि इसका वायुमंडल बहुत ही घना है और मीलों मील तक फैला हुआ है। इस वायुमंडल को ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है, जो सूरज की हानिकारक किरणों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के छोटे छोटे एस्टेरॉयड या फिर मीटियोरॉयड से हमारी रक्षा करता है, जो इस क्षेत्र में एंटर करते ही जलकर खत्म हो जाते हैं। लेकिन इंसान पृथ्वी की सतह से जितना दूर जाता रहेगा, वैसे वैसे पृथ्वी का वायुमंडल कम घना होने लगेगा और उसकी परतें बेहद ही पतली हो जाएंगी। जिस जगह पर जाकर पृथ्वी का वायुमंडल खत्म हो जाता है, बस उसी जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। पर यह थियरी या फिर यूं कहें, यह मॉडल काफी पुराना है, क्योंकि पृथ्वी के वायुमंडल की समाप्ति और अंतरिक्ष की शुरुआत के उस पॉइंट की पहचान को लेकर दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज के बीच मतभेद और अलग अलग विचार थे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा का मानना था कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जिस पॉइंट पर प्रेशर की मात्रा 1 पाउंड पर स्क्वायर फीट से कम यानी 0.00048 बार से कम हो जाए, उस जगह से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। इसका मतलब पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को प्रेशर के हिसाब से पहचाना जाता था। नासा की इस थियरी के हिसाब से जमीन से लगभग 81 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रेशर 0.0048 बार से कम होता है, जहां से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। लेकिन नासा की इस थियरी को सामने आने के बाद एयरोस्पेस इंजीनियर थियोडोर वॉन कार्मन साल 1957 में पृथ्वी के आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर एक नया अध्ययन दुनिया के सामने रखा, जिसमें जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाने का दावा किया गया था। थियोडोर वॉन कार्मन ने अपनी थियरी में बताया कि जमीन से इस दूरी पर विभिन्न स्पेस क्राफ्ट को उड़ान भरने और नीचे आने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी की जरूरत होती है, जिससे ये साबित होता है कि जमीन से 100 किलोमीटर की दूरी पर ही अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। उनकी इस थियरी को वैश्विक स्तर पर कई स्पेस एजेंसीज ने मान्यता दी और जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर कार्मन लाइन के नाम पर एक काल्पनिक सीमा रेखा का निर्माण कर दिया, यानी हमारी धरती के सी लेवल से 100 किलोमीटर ऊपर एक इमेजिनरी बाउंड्री लाइन बना दी, जिसे पार करने के बाद आपको एक स्पेस ट्रेवलर या एस्ट्रोनॉट का दर्जा मिल जाएगा। इस कार्मन लाइन से नीचे 100 किलोमीटर के हिस्से को धरती का वायुमंडल माना जाता है, जो पृथ्वी को विभिन्न प्रकार के हानिकारक तत्वों से सुरक्षित रखता है।
पर कार्मल लाइन के निर्माण के बाद भी आसमान से अंतरिक्ष की शुरुआत को लेकर लगातार शोध चलते रहे, जिससे ये रिजल्ट निकल के सामने आया कि पृथ्वी का वातावरण तो हजारों किलोमीटर तक की दूरी तक फैला हुआ है, तो फिर उसे 100 किलोमीटर के दायरे में ही कैसे सीमित किया जा सकता है। अगर हम पृथ्वी के वातावरण की विभिन्न लेयर्स की बात करें तो पाएंगे कि पहली लेयर यानी सबसे निचली लेयर ट्रोपोस्फियर 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है, जिसमें वायुमंडल का अधिकांश द्रव्यमान लगभग 70 to 80% होता है। इस परत में बादल, बर्फ और बारिश होती है। वहीं वातावरण की दूसरी लेयर स्ट्रेटोस्फियर होती है, जो जमीन से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। स्ट्रेटोस्फियर में बहुत ज्यादा ओजोन होता है, जो खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ऑब्जर्व करता है, जिससे स्किन कैंसर जैसे स्वास्थ्य नुकसान से हमारी रक्षा होती है। जबकि तीसरी लेयर मेसोस्फियर जमीन से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली हुई है। इस लेयर में हवा सबसे पतली होती है और सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। पर ये वो लेयर होती है जहां पर ज्यादातर छोटे मोटे एस्टेरॉइड्स या फिर मीटियोरॉइड्स जलकर खाक हो जाते हैं, जो पृथ्वी की सतह तक पहुंच ही नहीं पाते और यहीं पर धूल में बदल जाते हैं। इन सब के अलावा वायुमंडल की चौथी लेयर थर्मोस्फियर का फैलाव जमीन से 700 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यहाँ पर हवा इतनी पतली हो जाती है कि थर्मोस्फियर पृथ्वी के वातावरण की तुलना में बाहरी अंतरिक्ष की तरह अधिक दिखाई देती है। हमने ऑरोरा के बारे में सुना या फिर कहीं न कहीं देखा है, वो इसी परत में होती है। और सबसे बाहरी लेयर एक्सोस्फियर जमीन से 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। वैसे इसकी कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है, ये कम या फिर ज्यादा भी हो सकती है। ऐसे में वैश्विक स्तर पर अंतरिक्ष की शुरुआत के लिए जो काल्पनिक लाइन कार्मल लाइन खींची गई है, वो धरती के वायुमंडल के भीतर ही मौजूद है। हालांकि फिर भी कार्मल लाइन को ही अंतरिक्ष की शुरुआत का महत्वपूर्ण बिंदु क्यों माना जाता है, इसके पीछे एक दिलचस्प वजह छिपी है। दरअसल पृथ्वी से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर किसी भी स्पेसक्राफ्ट या रॉकेट को उड़ने के लिए एरोडायनेमिक्स लिफ्ट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि किसी भी स्पेसक्राफ्ट का वजन उठाने और उसे हवा में उड़ाने के लिए अत्यधिक बल चाहिए होता है। लेकिन जैसे ही कोई स्पेसक्राफ्ट आसमान में 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर बनी इमेजिनरी बाउंड्री यानी कार्मल लाइन को क्रॉस करता है, तो उसे उड़ान भरने के लिए अत्यधिक बल की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि वहाँ का वायुमंडल काफी ज्यादा पतला है, जिससे स्पेसक्राफ्ट बिना किसी ज्यादा फोर्स के आसानी से उड़ सकता है। यही वजह है कि पृथ्वी के वायुमंडल के मीलों मील तक फैले रहने के बावजूद भी जमीन से 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद अंतरिक्ष की शुरुआत हो जाती है, जहां कोई भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट उड़ान भरने के लिए ऑर्बिटल वेलोसिटी पर निर्भर नहीं रहता है। और इसी वजह से कार्मल लाइन के बाद यानी 100 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद के एरिया को स्पेस घोषित कर दिया गया। तो गाइस, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धरती के आसमान से स्पेस की दूरी कितनी है और उसकी पहचान कैसे की जा सकती है। अगर कभी भविष्य में आप पृथ्वी से दूर 100 किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं, तो यकीनन आप अंतरिक्ष के दर्शन कर लेंगे, यानी आपको एस्ट्रोनॉट का दर्जा मिल जाएगा। तो गाइस, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना न भूलें, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।